Bismillahirrahmanirrahim. I am Khabar Khan and you are watching me on our YouTube channel Learn with Khan. Our lecture today is on the subject Principles of Management, in which we will discuss chapter number 14, Understanding Individual Behavior, that is taken from the book of Stephen P. Robbins. So this is the layout of our today's lecture. In this lecture we will discuss two topics. There are two main topics in which we will further discuss the further subcategories of these topics. First one is the focus and goals of organizational behavior. What is the focus and what is the goal of organizational behavior, and attitudes and job performance. As the name of the chapter suggests, understanding individual behavior, it means कि एक शख्स का इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको आपने समझना है। अब बिहेवियर क्या है कि कोई शख्स किस तरीके से जो भी काम करता है, हाउ वन अ पर्सन एक्ट्स, दैट इज़ कॉल्ड हिज और हर बिहेवियर। तो जब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि एक पर्सन ऑन द जॉब वर्क प्लेस के ऊपर जिस तरीके से बिहेव करता है उसे आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नाम देते हैं। तो इसमें हमने यही इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है उसको आपने, यानी एक इंडिविजुअल का बिहेवियर जो कि वर्क प्लेस से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उसको आपने समझना है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मिल के एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को बनाती हैं। तो उसमें जो पहला हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं जी, फोकस एंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का गोल और उसका फोकस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ द एक्शंस ऑफ पीपल एट वर्क। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है लोगों का एट वर्क प्लेस के ऊपर उनके जो भी अमल है उसको स्टडी करने को हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। वन ऑफ द चैलेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ दैट इट एड्रेसेस इश्यूज दैट आर नॉट ऑब्वियस। यानी इसमें जो सामने नज़र आ रहे होते हैं इश्यूज़ बाज़ का वो नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उन इश्यूज़ को डील करती है, उनको डिस्कस करती है जो कि नज़र नहीं आ रहे। यानी सामने कोई चीज़ अगर कोई नज़र आ रही है तो ज़रूरी नहीं कि वैसे ही हो। बाज़ का एक पर्सन है दूसरे पर्सन से जो है वो गुफ्तगू कर रहा है, बातचीत कर रहा है, हल्की सी उसके जो है वो उसके रवैये के अंदर नाराज़गी है। अब उसकी वजह जानना, वजह समझना, यानी जो साइंस ऑब्वियस नहीं हैं, ऑब्वियस साइंस ना हो, उन ना नज़र आने वाली अलामात, ना नज़र आने वाली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, यानी ये हम इसके अंदर देखते हैं। लाइक एन आइसबर्ग, जिस तरह बर्फ़ानी तोते होते हैं समंदरों के अंदर, उसकी ऊपर बाज़ का ये होता है कि उसकी एक टिप ही नज़र आ रही होती है, लेकिन अब देखने में बहुत मामूली सा एक पानी के ऊपर, पानी से बाहर जो आपको चीज़ नज़र आ रही होती है वो एक टिप नज़र आ रही होती है, या अगर ज़्यादा भी नज़र आ रहा हो तो पानी के नीचे भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। तो आप उस आइसबर्ग की तरह कुछ चीज़ें आपके सामने होती हैं और कुछ चीज़ें उस पानी के अंदर छुपी हुई हैं। तो वो भी जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वो उस पानी के अंदर जो नीचे चीज़ें हैं उनको स्टडी करती है। ऑर्गेनाइजेशन लाइक एन आइसबर्ग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है स्मॉल विजिबल डायमेंशंस एंड अ मच लार्जर हिडन पोर्शन। के ज़ाहरी तौर पे जो विजिबल डायमेंशंस हैं वो इसकी कम हैं, और जो हिडन पोर्शन के ऊपर जो बात हम करते हैं, यानी लोगों के जो बिहेवियर्स हैं, लोगों के एटीट्यूड्स हैं, लोगों के बिलीव्स हैं, लोगों की सोचें, लोगों की परसेप्शंस, लोगों की पर्सनैलिटी, वो किस तरीके से उनके अमाल, उनकी जो है वो कारकर्दगी उसके ऊपर असरअंदाज होती है, उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब ये एक जो है वो आप इमेज देखें, इसमें वो आइसबर्ग की जिस तरीके से हम बात कर रहे थे। अब जो विजिबल एस्पेक्ट्स हैं स्ट्रेटजीज़, यानी स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन की एक विजिबल चीज़ है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, फॉर्मल अथॉरिटी, चेन ऑफ कमांड। अब इनके ऊपर हम जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात भी कर चुके हैं। अब ये तो चीज़ें हैं विजिबल, यहाँ से आपको हर चीज़ का पता चलता है, लेकिन इन चीज़ों की शेप जो है, इन चीज़ों को बनाना, इन चीज़ों के पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है बेसिकली इन हिडन एस्पेक्ट्स को
जो है प्राइमरीली फोकस करती है। अगरचे ये चीज़ें भी जो है ओबी में डिस्कस तो की जाती हैं, लेकिन चूँकि इंडिविजुअल का बिहेवियर और उसमें जो हिडन एस्पेक्ट्स हैं, एटीट्यूड्स, परसेप्शंस, ग्रुप नॉर्म्स, इनफॉर्मल इंटरेक्शंस, इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, अब ये हैं इसके टॉपिक्स, चंद टॉपिक्स। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, लेकिन दोज आर प्राइमरी रिलेटेड टू द हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन है जी फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का फोकस क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फोकसेस ऑन 3 मेजर एरियाज। अब 3 इसके मेजर टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ओबी लुक्स एट इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी इनफरादी बिहेवियर, एक फ़र्द का जो बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको स्टडी करना। दिस एरिया इंक्लूड सच टॉपिक्स एज एटीट्यूड्स, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, लर्निंग एंड मोटिवेशन। अब ये टॉपिक्स एक इंडिविजुअल के बिहेवियर से रिलेटेड हैं कि ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करती हैं। सेकंड इज़ ओबी इज़ कंसर्न विद ग्रुप बिहेवियर। अब ग्रुप का जो बिहेवियर है, दिस एरिया इंक्लूड्स नॉर्म्स, रोल्स, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब इन चीज़ों के का ताल्लुक चूँकि ग्रुप से है, ग्रुप्स का बिहेवियर किस तरीके से ये चीज़ें शेप करती हैं, किस तरीके से ग्रुप बिहेवियर को मोल्ड करती हैं, मॉडिफाई करती हैं, अफेक्ट करती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं, वीकन करती हैं ग्रुप रिलेशनशिप्स को, तो वो इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। फाइनली वो भी आल्सो लुक्स एट ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स, यानी ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम होता है उसको जो इफेक्ट करने वाले चीज़ें हैं उसको स्टडी करती है। दिस एरिया इंक्लूड स्ट्रक्चर, कल्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। अब असल में ये 3 बातें हमने की, इंडिविजुअल, ग्रुप और सिस्टम वाइड जो एस्पेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ें ही मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाती हैं। अब एक इंडिविजुअल, पहले आप इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअल के ग्रुप को स्टडी करना। इंडिविजुअल्स जो हैं जिस तरीके से जब इंडिविजुअल के बिहेवियर को आप शेप करते हैं और इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट में जो है वो शामिल करते हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम बिल्डिंग होती है। अब 1 जमा 1 जिस तरह हम कहते हैं 2 नहीं होते, तो ये जो सिनर्जी का इफेक्ट क्रिएट होता है जब एज अ ग्रुप टीम वर्क शामिल होता है, तो फिर ग्रुप्स डेवलप होते हैं with the passage of time. So that is why we say that group is more than sum total of the individuals। कि जो ग्रुप होता है वो, यानी अगर आप कहते हैं जी 5 बंदे हैं, तो ये नहीं कि 5 बंदों का ग्रुप जो है तो वो 5 हैं, बल्कि उनकी जो एफर्ट्स होती हैं वो 5 लोगों से कहीं ज़्यादा बढ़ के आती हैं। दैट इज़ वाई वी से ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए ग्रुप इज़ मोर देन सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल्स। और फिर ये जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हैं ये फिर ग्रुप से आगे जो है वो मिलजुल कर एक फिर जो है वो सिस्टम डेवलप करते हैं। वो उसमें फिर फ़र्द आते हैं, ग्रुप्स जाते हैं, अफराद आते हैं, तो जो सिस्टम होता है वो कभी भी अपनी जगह से हिलता नहीं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ वाई सिस्टम इज़ मोर दैन द सम टोटल ऑफ द ग्रुप्स। यानी ये है इसका जो एरिया ऑफ सब्जेक्ट कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं, इंडिविजुअल का बिहेवियर, ग्रुप का बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट्स, और इसमें टॉपिक्स भी हमने डिस्कस किए कि कौन कौन से हैं। अब फोकस हमने डिस्कस किया जी, फोकस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, है गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को आप जो स्टडी करते हैं उसके मकसद क्या है, आप किन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। द गोल्स ऑफ ओबी आर टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर, यानी जो अफराद के जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना और इन्फ्लुएंस करना। अब एक्सप्लेन कि जब कोई उनका बिहेवियर जो है वो आपकी जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंगली नहीं आ रहा, तो आपने उसको एक्सप्लेन करना जी कि वो इस तरह से क्यों कर रहा है। प्रिडिक्ट कि आपने अगर कोई भी आप डिसीजंस लेते हैं, कोई भी आप पॉलिसीज़ वज़ा करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उनका क्या रवैया होगा उसको आपने प्रिडिक्ट करना। अब तीसरा जो बात है इन्फ्लुएंस करना, यानी एक्सप्लेन क्यों करते हैं, यानी क्यों अगर कोई बिहेवियर में कोई जो है वो डिविएशन आ रही है उनके, तो उसकी वजाहत करना, समझना कि क्यों है ऐसा। फिर प्रिडिक्ट करना कि उनके आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं किसी गिवन सर्कमस्टांसेस में किस तरीके से बिहेव करते हैं, हाउ दे बिहेव। और फिर इन्फ्लुएंस कि अगर आप वो किसी जगह पे डिविएट कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, तो किस तरीके से आपने उनके बिहेवियर को शेप करना है, मॉडिफाई करना है। ये है इसका गोल। 6 इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। 6 अहम बिहेवियर हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं जी। एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटीज़म,
टर्नओवर, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड वर्क प्लेस मिसबिहेवियर। ये 6 जो हैं बिहेवियर्स ये आइडेंटिफाई हुए हैं जी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो एम्प्लॉइज़ बिहेवियर हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर हैं। तो उनको हम इंडिविजुअली अब डिस्कस करते हैं आगे जी कि ये बिहेवियर्स क्या हैं। पहले नंबर पे एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इज़ अ परफॉर्मेंस मेजर ऑफ बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कि जो कारकर्दगी है एम्प्लॉई की, एफिशिएंसी यानी लेसर इनपुट में कोई काम करना, और इफ़ेक्टिवनेस के जो उसको टास्क्स सौंपी जाती हैं, जो उससे आप तवक्को रखते हैं कि वो काम करे, उसको वो करे। इफेक्टिवनेस मींस एंड रिजल्ट्स, और एफिशिएंसी मींस अचीविंग दोज एंड रिजल्ट्स विद लेसर इनपुट्स। यानी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जब कोई बंदा काम करता है तो इसे हम एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी का नाम देते हैं। अब एक ये है बिहेवियर है ये एम्प्लॉई का, कि जब इसका मतलब है कि अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ जो हैं वो प्रोडक्टिव हैं तो ये एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी साइन है। अब अगर किसी वजह से एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी जो है वो लो हो रही है तो इसका मतलब है कि कोई इशू है, कोई मसला है जिस वजह से इस तरीके से हो रहा है। तो इट मीन्स कि प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हैं, अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉइज़ जो हैं वो बेनिफिशियल नहीं हैं बल्कि हार्मफुल हैं। तो उनके रवैये को आपने बदलते हुए, उनके मसाइल को हल करते हुए आपने उनको प्रोडक्टिव बनाना है। तो ये हो गया फर्स्ट बिहेवियर कि जी एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी देखना कि एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी बेटर है या वर्स है। दूसरे नंबर पे है जी एब्सेंटीज़म। एब्सेंटीज़म इज़ द फेलियर टू शो अप फॉर द वर्क। अब एम्प्लॉइज़ का काम पे ना आना, गैर हाज़िर होना किसी वजह से, बगैर किसी वजह से, वजह के साथ तो एक हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लोगों के मसाइल होते हैं, छुट्टियाँ करते हैं। बाज़ का ये होता है कि एम्प्लॉइज़ जो हैं उनके कोई मसाइल चल रहे होते हैं इंडिविजुअली जो है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कोलीग्स के साथ, उस वजह से जो है वो फिर उनके रवैये में तब्दीली आना शुरू होती है। तो ये एक वरीइंग साइन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनेजर्स ने इसको आइडेंटिफाई करना है। अब इस रवैये को उन्होंने समझना है कि ये क्यों है, कैसे है, और इसको आपने किस तरीके से ठीक करना है। टर्नओवर इज़ तीसरा है जी टर्नओवर। टर्नओवर इज़ दी वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी परमानेंट विथड्रॉल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। टर्नओवर बाज़ का खुद जो हैं वो लोग छोड़ जाते हैं जॉब, या बाज़ का ये होता है कि उनको निकालना पड़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये इसे हम टर्नओवर का नाम देते हैं। टर्नओवर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छी अलामत नहीं होती। टर्नओवर जिस ऑर्गेनाइजेशन का हाई हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन की आप परफॉर्मेंस फाइनेंशियल हो या अदरवाइज़ हो वो हमेशा डाउन ही जाती है। तो आपने देखना जी टर्नओवर अगर है किसी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो क्यों आ रहा है। टर्नओवर एक बहुत ही मनफी साइन है। चौथा जो बिहेवियर है वो है जॉब सेटिस्फेक्शन। अब ये इसमें मिसिंग है, ये मैं वैसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जॉब सेटिस्फेक्शन है जी कि जब आपका एम्प्लॉइज़ जो हैं, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके अगर वो सेटिस्फाइड हैं, मॉनिटरीली, नॉन मॉनिटरीली भी, फाइनेंशियली भी और नॉन फाइनेंशियली भी, जब वो सेटिस्फाइड फील करते हैं, वो खुश होते हैं, काम को दिलजमी से, दिलचस्पी से सर अंजाम देते हैं, तो वही से एन एम्प्लॉई इज़ अ सेटिस्फाइड एम्प्लॉई। अब ये भी एक उनका बिहेवियर है। अब ये बिहेवियर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा बिहेवियर है। यहाँ पे इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी के लिए भी गुड न्यूज़ है कि अगर उसके एम्प्लॉइज़ जो हैं वो उससे जॉब के हवाले से सेटिस्फाइड है। अब जॉब सेटिस्फेक्शन अगर है एम्प्लॉइज़ के अंदर, इसका मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड होंगे, वो अपनी जॉब के साथ कमिटेड होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन की तामीर व तरक्की में अपना हिस्सा डालने के लिए जो है वो सरगर्म होंगे, और उनकी जो है वो परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। सेटिस्फाइड एम्प्लॉई है उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। यानी ये एक ऐसा बिहेवियर है जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके एम्प्लॉइज़ उससे सेटिस्फाइड हों। पांचवा जो बिहेवियर है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर OCB इसे कहा जाता है जी, इस डिस्क्रेशनरी बिहेवियर। यानी ये उनके ऊपर कोई कंपलसरी नहीं होता। जिस तरीके से बाज़ का रूल्स एंड रेगुलेशन में कहा जाता है, उनको पाबंद किया जाता है कि यू पीपल आर बाउंड टू बिहेव इन सच वे, दिस इज़ अ डिस्क्रेशनरी बिहेवियर। यानी जब कोई, इसका मतलब है कि कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन में खुश होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को ओन करते हुए रज़ा कराना तौर पर कोई रवैया जो है वो उसका सर अंजाम दे रहा है। दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉइज़ फॉर्मल जॉब रिक्वायरमेंट्स, उसकी कोई फॉर्मल जॉब रिक्वायरमेंट्स का हिस्सा नहीं, बट विच प्रमोट्स द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऐसा भी रवैया कि वो उससे कहा नहीं गया, लेकिन वो रज़ा कराना तौर पर वो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से करके ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को इफ़ेक्टिव बनाने में मददगार साबित हो रहा है। मतलब कोई पर्सन है वो एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहा है, ठीक है, उसकी यानी टाइम ख़त्म हो गया लेकिन वो ज़्यादा टाइम दे रहा है। दूसरे एम्प्लॉइज़ के साथ जो है वो कोऑपरेट, यानी जिन लोगों के साथ उसका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं है,
यानी उसके कुलीग्स हैं उनके को मसाइल को हल करने में, उनको ऑन द जॉब कोई चीज़ समझ नहीं आ रही उसको सिखाना, यानी ये एक ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर है, ये पॉजिटिव बिहेवियर है। तो ये भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छी साइन है। तो ये एक अच्छा बिहेवियर है। तो इस बिहेवियर को प्रमोट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को कि किस तरीके से इसको आपने मज़ीद बेहतर बनाना है लोगों के। और अगर एक आपके चंद एम्प्लॉइज़ हैं तो इसका मतलब और एम्प्लॉइज़ में भी ये बिहेवियर आना चाहिए। ये उस वक्त आता है जब लोग ऑर्गेनाइजेशन को ओन करते हैं, अपना समझते हैं। फिर ये वर्क प्लेस मिस बिहेवियर, अब ये एक नेगेटिव बिहेवियर है। वर्क प्लेस मिस बिहेवियर इज़ एनी इंटेंशनल एम्प्लॉई बिहेवियर, इंटेंशनल है ये, जानबूझ के जब कोई बंदा करता है, दैट इज़ पोटेंशियली हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा रवैया है जो कि ऑर्गेनाइजेशन या जो है अफराद उनके लिए वो नुकसानदेह है मुमकिन तौर पे। उसमें वर्क प्लेस मिस बिहेवियर शोज़ अप इन ऑर्गेनाइजेशन इन 4 वेज़, 4 तरह से जी ज़ाहिर होता है। डिवियंस ये होती है जी कि जब आप जो भी उस बंदे को जो भी काम काज कहा जाता है, जो उसकी फॉर्मल जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, व्हेन ही डज़ नॉट शो अप ऑन इट, उसकी जो मसलन उसको कहा जाता है जी कि उसने रेगुलरिटी के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ आना है, वो इस तरह से नहीं करता, सो इट बिकम्स डिविएशन। सो डिविएशन फ्रॉम द वर्क। एग्रेशन, उसका रवैया जो है उसमें एग्रेशन आता है। एंटी सोशल बिहेवियर, उसका कोई भी रवैया जो कि एंटी सोशल होता है, लोगों के लिए लोगों के साथ बदतमीज़ी से पेश आना, लोगों के बातों का दुरुस्त जवाब ना देना, या वायलेंस, मारपीट करना। यानी वर्क प्लेस मिस बिहेवियर जो है ये 4 तरह से ज़ाहिर होता है। तो अब ये बिहेवियर्स हैं जिनको ओबी जो है वो स्टडी करती है, और फिर इनके जो मुमकिन इफ़ेक्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको देखना, और इनके पॉजिटिव बिहेवियर्स को प्रमोट करना, नेगेटिव बिहेवियर्स को ख़त्म करना। ये है जी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का गोल। अब जो हम आते हैं जी दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है एटीट्यूड्स एंड जॉब परफॉर्मेंस। एटीट्यूड और जॉब परफॉर्मेंस का जो आपस में ताल्लुक़ है, एटीट्यूड क्या है, जॉब परफॉर्मेंस क्या है। एटीट्यूड को हम इसमें समझते हैं। एटीट्यूड ही जो है वो आपके बिहेवियर को शेप करता है। एटीट्यूड जो है वो ओबी के अंदर एक बड़ा समझने वाला और अहम कॉन्सेप्ट है। एटीट्यूड्स आर इवेलुएटिव स्टेटमेंट्स, फेवरेबल और अनफेवरेबल। यानी इवेलुएटिव स्टेटमेंट्स हैं जब आप किसी चीज़ को इवेलुएट करते हैं, उसका तजज़िया कर रहे होते हैं, उसकी बेस पे आप एक ओपिनियन फॉर्म कर रहे होते हैं। फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, मुस्बत हो सकती है, मनफी हो सकती है, कंसर्निंग ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों के हवाले से, लोगों के हवाले से, और इवेंट्स, मुख्तलिफ वाक़यात के हवाले से। जो आपकी एक इवेलुएटिव स्टेटमेंट्स होती हैं लोगों, चीज़ों और वाक़यात से, वो फेवरेबल हों या अनफेवरेबल हों, दीज आर कॉल्ड एटीट्यूड्स। दे रिफ्लेक्ट हाउ एन इंडिविजुअल फील्स अबाउट समथिंग। यानी यहाँ से इस चीज़ की अक्कासी होती है कि एक पर्सन कैसे क्या महसूस कर रहा है। इसके बारे में मज़ीद अब हम आगे ज़रा डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको ये सारा समझाता हूँ। एन एटीट्यूड इज़ मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट और बिहेवियरल कंपोनेंट। अब ये 3 कंपोनेंट्स मिल के एटीट्यूड को बनाते हैं। अब एटीट्यूड की मसलन एक आपका एटीट्यूड है जी स्मोकिंग अच्छी नहीं, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये आपका एक एटीट्यूड है। आप कहते हैं जी कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, इम्तियाज़ी सलूक लोगों से नहीं रखना चाहिए, ये आपका एक एटीट्यूड है। आपका एक एटीट्यूड है जी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो नेपोटिज़म नहीं होना चाहिए, अकरबा परवरी नहीं होनी चाहिए, ये आपका एक एटीट्यूड है। आप कहते हैं जी मेरिट को हमेशा जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए ताकि किसी का हक़ जो है वो गसब ना हो, ये एक आपका एटीट्यूड है। अब इसमें 3 तरह से ये बनता है, और किस तरीके से हम देखेंगे कि एटीट्यूड बिहेवियर को जो है वो अफेक्ट करता है। पहला है जी कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड। द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड रिफर्स टू बिलीव्स, ओपिनियंस, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय अ पर्सन। किसी के जो अकायद, उसकी जो राय, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो भी किसी बंदे की होती है, उसके मुताबिक उसका एक जो है वो एटीट्यूड बन रहा होता है। ये उसका एटीट्यूड का कॉग्निटिव कंपोनेंट है। मसलन जिस तरह मैंने एक एटीट्यूड की बात की कि जी एक पर्सन समझता है डिस्क्रिमिनेशन इज़ रॉन्ग, कि डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ इम्तियाज़ी सलूक रखना, किसी के साथ अच्छा किसी के साथ बुरा सलूक, इम्तियाज़ी सलूक लोगों के साथ रखना, ये एक बुरी चीज़ है। अब आप जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं, जिस माहौल में रह रहे होते हैं, जो इल्म आपको मिलता है, ठीक है, उसके मुताबिक आपका ये कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है वो डेवलप होता है। बाज़ लोगों का अच्छा हो सकता है, बाज़ लोगों का बुरा हो सकता है। यानी बाज़ लोग अच्छी चीज़ों के हवाले से एक मुस्बत एटीट्यूड रखते हैं, बाज़ लोग जो हैं वो बुरी चीज़ों को पसंद करते हैं, वो उनका एटीट्यूड होता है।
अब कॉग्निटिव कंपोनेंट के एक आपने जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि डिस्क्रिमिनेशन इज़ रॉन्ग, तो आपका जो भी नॉलेज था, इन्फॉर्मेशन थी, उसके मुताबिक आपका ये एक कंपोनेंट बना। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव कंपोनेंट। इसको बिलीफ कंपोनेंट भी हम कहते हैं। दूसरा होता है अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड इज़ द इमोशनल और फीलिंग पार्ट ऑफ द एटीट्यूड। यानी इसका इमोशनल, जिसमें आप के इमोशंस और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो इसके साथ मिलना शुरू हो जाती हैं आपकी कॉग्निशन या बिलीव्स के साथ। मसलन आप जो प्रीवियस एग्जांपल थे उसी को लेके आगे चलते हैं। मसलन यू हैड सेड दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ रॉन्ग, नो यू सी दैट मिस्टर ए डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। नो जो आपका इमोशनल कॉन्सेप्ट क्या होगा कि यू डिसलाइक मिस्टर ए बिकॉज ही डिस्क्रिमिनेट्स, यानी आप चूँकि वो डिस्क्रिमिनेट करता है एक पर्सन, तो आप उसको डिसलाइक करते हैं, आप उसको नापसंद करना शुरू कर देते हैं। दिस बिकम्स अफेक्टिव कंपोनेंट, यानी आपके इमोशंस भी जो हैं उस एटीट्यूड में शामिल होना शुरू हो जाए, यानी आपको उस बंदे के साथ जो है नापसंदीदगी का इजहार पैदा हो गया। तीसरा होता है बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड रिफर्स टू एन इंटेंशन टू बिहेव इन अ सर्टन वे टुवर्ड्स समवन और समथिंग। अब इसमें आपका एक तर्ज़ अमल शामिल होना शुरू हो जाता है। तर्ज़ अमल जब आपका शामिल होता है, दिस इज़ कॉल्ड बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड। अब मसलन कि आपकी एक इंटेंशन टू बिहेव इन अ सर्टन वे, अब आप कर नहीं रहे, जब आप कर देते हैं तो इट बिकम्स बिहेवियर। नो इट इज़ योर इंटेंशन टू बिहेव इन सर्टन वे। मसलन अब दो बातें पीछे हो गई कि एक पर्सन है मिस्टर ए डिस्क्रिमिनेट करता, आपने उसको नापसंद करना शुरू कर दिया। अब जब मज़ीद आप उसको देखते हैं तो आप ये फ़ैसला करते हैं जी कि मैं आइंदा इस बंदे से नहीं मिलूँगा, यानी आप उसे हाथ भी मिलाना पसंद नहीं करते, यानी आपने ये फ़ैसला किया कि मैं सारी ज़िंदगी इस बंदे से ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। नो इट इज़ योर इंटेंशन टू बिहेव इन अ सर्टन वे, दिस बिकम्स अ बिहेवियरल कंपोनेंट। ये है जी डिस्कशन एटीट्यूड की। ये बड़ी टेक्निकल और समझने वाली जो है वो जो है सारी डिस्कशन है एटीट्यूड्स के ऊपर। यानी एटीट्यूड इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स हैं, तीन इसके पार्ट हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट और बिहेवियरल कंपोनेंट। अब ये एटीट्यूड के साथ जो डिस्कशन होती है जॉब परफॉर्मेंस। जॉब परफॉर्मेंस में जी जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी जॉब सेटिस्फेक्शन के अगर एक पर्सन जो है जॉब से सेटिस्फाई है, जॉब को पसंद कर रहा है, वो अपनी जो भी है फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली जो उस जॉब से मुतमिन है, तो ये उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन है। अब जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर एम्प्लॉइज़ के एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स उनके और होंगे, और डिससेटिस्फाइड के एम्प्लॉइज़ के बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स और होंगे, और इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है, जॉब परफॉर्मेंस, वो जो है वो उसके ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाएगा, मुस्बत तौर पे या मनफी तौर पे। तो जॉब सेटिस्फेक्शन के हम डिफरेंट जो हमने एटीट्यूड्स प्रीवियसली डिस्कस किए हैं उनके साथ हम इसकी बात करते हैं। सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अब इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है कि एक एम्प्लॉई अगर ऑन द जॉब सेटिस्फाइड है तो प्रोडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी, अगर एक बंदा डिससेटिस्फाइड है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ऑन द जॉब कम होगी। दूसरा जो है जी सेटिस्फेक्शन एंड एब्सेंटीज़म। एक पर्सन अगर जो ऑन द जॉब सेटिस्फाइड है तो इट मीन्स कि एब्सेंटीज़म उसकी कम होगी, अगर डिससेटिस्फाइड है तो एब्सेंटीज़म उसकी ज़्यादा होगी। और ये रिसर्च प्रूवन फैक्ट्स हैं जो हम इन दो वेरिएबल्स के दरमियान जो ताल्लुक़ की हम बात कर रहे हैं कि अगर बंदा सेटिस्फाइड है तो जनरली वो कम छुट्टियां करता है, अगर डिससेटिस्फाइड है तो ज़्यादा छुट्टियां करता है। सेटिस्फेक्शन एंड टर्नओवर। एक बंदा अगर सेटिस्फाइड है तो उसका जो है वो टर्नओवर, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सेटिस्फाइड एम्प्लॉई ज़्यादा हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर कम होगा, अगर डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉई ज़्यादा हैं तो टर्नओवर ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा होता है। फिर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज़ हैं, काम करते हैं, तो उस वहाँ पे कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होती है एंड वाइस वर्सा। जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ओसीबी ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर जो प्रीवियसली हमने अभी डिस्कस किया है। जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है एम्प्लॉइज़ के अंदर तो ओसीबी बिहेवियर जो है वो ज़्यादा होगा, और अगर जॉब सेटिस्फेक्शन कम है तो ओसीबी बिहेवियर जो है वो कम होगा। फिर है जी आखिरी का जॉब सेटिस्फेक्शन एंड वर्क प्लेस मिस बिहेवियर। जो 6 हमने जो डिस्कस किए थे प्रीवियसली भी एटीट्यूड्स, अब उसी के साथ अगर जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है जी एम्प्लॉइज़ के अंदर तो वर्क प्लेस मिस बिहेवियर कम होगा,
अगर जॉब सेटिस्फेक्शन कम है तो वर्क प्लेस मिसबिहेवियर जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये इसका मतलब कि मैनेजर को जो समझने वाली बात है वो ये है कि उसने एम्प्लॉइज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन के पहलू को कभी भी ओमिट नहीं करना, भूलना नहीं है कि अगर वो महसूस करता है कि उसके एम्प्लॉइज़ जो हैं डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं, उनके एटीट्यूड्स के अंदर कोई जो हैं वो क्या चीज़ें हैं जो कि उनको डिससेटिस्फाई कर रही हैं। तो उनके एटीट्यूड्स को बदलना है या अपने आप को बदलना है उनके एटीट्यूड्स के मुताबिक। यानी ये समझने वाली बातें हैं, क्योंकि अगर सेटिस्फेक्शन है तो ये जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की लिए पॉजिटिव वे में जाएंगे। अगर डिससेटिस्फैक्शन होगी तो ये बिहेवियर जो हैं वो एटीट्यूड जो हैं वो नेगेटिवली जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन की जॉब परफॉर्मेंस जो है, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है, दैट विल बी सीवियरली अफेक्टेड। नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर जो बी टॉपिक है उसी के अंदर जो फर्दर सब टॉपिक है, जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। जॉब इन्वॉल्वमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट क्या हैं, इनके हम बात करते हैं। जॉब इन्वॉल्वमेंट इज़ द डिग्री टू विच एन एम्प्लॉई आइडेंटिफाइज विद हिज और हर जॉब। यानी एक जॉब इन्वॉल्वमेंट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जिस कदर कोई एम्प्लॉई जो है वो अपनी जॉब के साथ अपने आप को मिलाता है, जॉब के साथ अब जॉब के ऊपर होने के में फ़ख्र महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन इट, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। कंसिडर हिज और हर जॉब परफॉर्मेंस टू बी इम्पॉर्टेंट टू हिज और हर सेल्फ वर्थ, कि जो उसकी जॉब परफॉर्मेंस है वो अपने लिए भी जो है वो अहम समझता है और अपनी सेल्फ वर्थ के लिए अहम समझता है। यानी वो अपनी जॉब को बेहतर समझता है, फ़ख्र महसूस करता है, वो समझता है कि उसकी जॉब जो है वो अच्छी है, कि वो जॉब जो है अगर उसके साथ है तो इट्स मीन्स कि उस पर्सन की वर्थ जो है वो बढ़ती है। इट मीन्स इस तरह के पर्सन को हम कहेंगे कि ही अ पर्सन इज़ जॉब इन्वॉल्व्ड, यानी उसकी जॉब इन्वॉल्वमेंट है। Organizational commitment. Organizational commitment is the degree to which an employee identifies with a particular organization and its goal and wishes to maintain membership in that organization. कि एक एम्प्लॉई जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो आइडेंटिफिकेशन रखता है और उसके गोल्स के साथ, और उस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप जो है वो एक लंबे अरसे तक रखना चाहता है, यानी वो चाहता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में वो रहे। तो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट का नाम देते हैं। जो जॉब इन्वॉल्वमेंट है यानी वो जॉब से रिलेटेड है, और जो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है यानी यूँ आप समझ लें कि जॉब इन्वॉल्वमेंट में इन पर्सन की कमिटमेंट जॉब के साथ है, जो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है उसमें पर्सन की जो कमिटमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। तो यानी इसका अब ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट होती है कि उसके एम्प्लॉइज़ जो हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो कमिटेड हैं एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसके साथ रहना चाहते हैं, दे फील हैप्पी टू बी आइडेंटिफाइड विद द ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ उनका अगर नाम जुड़ा हुआ है तो उसमें वो फ़ख्र महसूस करते हैं। तो इसका मतलब कि जो डिफरेंट एटीट्यूड्स हम प्रीवियसली डिस्कस कर के आए हैं वो सारे एटीट्यूड जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव वे में जा रहे होंगे। सो अगर नहीं तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर कमिटमेंट नहीं है तो फिर वो नेगेटिव वे में जाएंगे। अब जो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट की बात की जाती है तो अब वक्त गुजरने के साथ साथ अब उस तरीके से जो है जिस तरीके से पहले कमिटमेंट ज़्यादा हुआ करती थी, लोग लंबे अरसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलते थे, अब इस तरीके से कम होना शुरू हो गया। कोई भी पर्सन है वो एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो चंद अरसा उसने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, फिर अगली। अब वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों की, एम्प्लॉइज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटमेंट है, देयर विश टू स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ रिड्यूसिंग। तो उसमें जो है उसके अपोजिट जो है कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है जी परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, कि एम्प्लॉइज़ जनरल बिलीव दैट देयर ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ देयर कंट्रीब्यूशन एंड केयर्स अबाउट देयर वेलबीइंग। कि अगर कमिटमेंट आप लेना चाहते हैं तो लोगों को आपने अपने एम्प्लॉइज़ को ये एहसास दिलाना कि जी ऑर्गेनाइजेशन उनकी कदर करती है, उनकी केयर करती है, उनकी सपोर्ट करती है, ताकि कमिटमेंट लोगों की ली जा सके। एम्प्लॉइज़ जनरल बिलीव दैट देयर ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ देयर कंट्रीब्यूशन, यानी उनके अंदर ये एहसास पैदा करना कि वो समझें कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी कंट्रीब्यूशन की कदर करती है और उनकी फलाह बहबूद जो एम्प्लॉइज़ की वेलफेयर है उसके वो जो है वो केयर करती है। तो इसका मतलब है कि अगर ये आप काम करेंगे तो फिर
और एम्प्लॉइज़ जो हैं दे विल बिकम कमिटेड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. So in this way you will gain their commitment. So you will not wait for them to be committed or not be committed. परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट है कि आप उनको ये परसेप्शन देते हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में सोचती है, उनकी वैल्यू करती है. क्योंकि आप अगर नहीं करते तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं. अब जॉब परफॉर्मेंस से ही मुतल्लिक़ एक और कॉन्सेप्ट है जी एम्प्लॉई इंगेजमेंट. एक एम्प्लॉई कितना ज़्यादा ऑन द जॉब इंगेज्ड है टूवर्ड्स हिज और हर वर्क एंड टूवर्ड्स द वेल बीइंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टूवर्ड्स द वेल बीइंग of other people that are connected to the organization. On the job, how much a person is engaged, the concept is called employee engagement. When employees are connected to, satisfied with and enthusiastic about their jobs. जब when employees are connected to their jobs, यानी जो उनकी जॉब्स हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेटिस्फाइड और उसमें मुतमिन हैं और अपने जॉब्स के साथ एंथ्यूजियास्टिक हैं, बोरिंग नहीं, स्ट्रेस्ड फील नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में काम नहीं कर रहे हैं. सो यू कॉल देम दे आर इंगेज्ड एम्प्लॉइज़. हाईली इंगेज्ड एम्प्लॉइज़ आर पैशनेट अबाउट एंड डीपली कनेक्टेड टू देयर वर्क. जो इंगेज एम्प्लॉइज़ होते हैं दे आर मोर पैशनेट एंड दे आर डीपली कनेक्टेड टू देयर वर्क. डिसएंगेज्ड एम्प्लॉइज़ हैव इसेंशियली चेक्ड आउट एंड डोंट केयर. यानी वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो रुकी हुई होती है एंड दे डोंट केयर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. वो उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है खसारे में जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन की नुकसान हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का ज़िया हो रहा है. दे डू नॉट केयर फॉर दैट. दे शो अप फॉर द वर्क बट हैव नो एनर्जी और पैशन फॉर इट. दे कम टू द ऑर्गेनाइजेशन but they do not have passion or energy. They do not have the willingness to do the work for the betterment of the organization. They do not get identified with the organization, so they are called disengaged employees. So what an organization needs to do, what an organization should have, engaged employees or unengaged employees. यानी ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, engaged या unengaged? तो definitely the answer will be the engaged employees. Highly engaged employees ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए because they will lead towards the benefit of the organization. इसी हमने एटीट्यूड और जॉब परफॉर्मेंस की बात की. एटीट्यूड्स जो हैं अब किस तरीके से फर्दर उनमें एक कंसिस्टेंसी की एलिमेंट आता है उसके ऊपर हम बात करते हैं जी. एटीट्यूड एंड कंसिस्टेंसी. रिसर्च हैज़ जनरली कंक्लूडेड दैट पीपल सीक कंसिस्टेंसी अमंग देयर एटीट्यूड्स एंड बिटवीन देयर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर. यानी रिसर्च ने ये कंक्लूड किया है कि लोग अपने एटीट्यूड, किसी भी एटीट्यूड के अंदर कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं कि एक एटीट्यूड उनका है. आज अगर कोई है एक मखसूस, मसलन एक बंदा है स्मोकिंग की अगर हम बात करते हैं, पर्सन से स्मोकिंग इज़ बैड, ये उसका एटीट्यूड है. लेकिन वो अगर स्मोकिंग वाली ऑर्गेनाइजेशन में ही जो कि सिगरेट बना रही है उसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा है तो अब ये दो डिफरेंट बातें हो गई कि पर्सन हिमसेल्फ और हर सेल्फ जो है ही और शी डिसलाइक्स स्मोकिंग, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो सिगरेट बना रही है. तो अब इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसका मतलब है कि लोगों के एटीट्यूड के अंदर अब एक इनकन्सिस्टेंसी पैदा होनी शुरू हो गई है, या एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स के अंदर जो इनकन्सिस्टेंसी पैदा होती है. दिस टेंडेंसी मीन्स दैट इंडिविजुअल्स ट्राई टू रिकनसाइल डिफरेंट एटीट्यूड्स. यहाँ से फिर ये पता चलता है कि इंडिविजुअल जो हैं वो उनके जो डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं उनको अलाइन करने की कोशिश करते हैं एंड अलाइन देयर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर सो दे अपीयर रैशनल एंड कंसिस्टेंट. यानी अपने बिहेवियर्स को रिकनसाइल करते हैं या बिहेवियर और एटीट्यूड को रिकनसाइल करते हैं. यानी अगर ऐसा ना करें तो फिर वो इनकन्सिस्टेंसी की वजह से उनके अंदर एक अदम इत्मीनान का जज्बा जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है, परेशानी, स्ट्रेस की फीलिंग. तो अब एक मसलन जिस तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा था कि एक पर्सन जो है वो स्मोकिंग ख़ुद तो पसंद नहीं करता, लेकिन सिगरेट बनाने वाली अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो अब क्या होगा उसके सामने. जब इस तरह से होगा तो ये तो एक डेफिनेटली बात है कि उसके अंदर इनकन्सिस्टेंसी जो है वो पैदा होनी शुरू होगी. अब या तो वो अपना एटीट्यूड बदले, बिलीफ बदले, वो ये कहता था कि स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं, या तो वो उसको बदलेगा, या वो सिगरेट पीना शुरू कर देगा, या वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देगा. अब ये डिफरेंट उसके सामने ऑप्शंस हैं. या वो ये करे कि जी समझे या वो अपने आप को मुतमिन करने के लिए कोई रैशनल पैदा करेगा. वो ये कहता है जी
कि जी मैं घर से सिगरेट नहीं पीता, सिगरेट अच्छी चीज़ भी नहीं है, लेकिन चूँकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, लिहाजा मैंने इस काम को करना है। तो अब उसने किसी न किसी तरीके से, इंसान ने अपनी एटीट्यूड्स या अपने एटीट्यूड्स के साथ अपने बिहेवियर को रिकंसाइल करना होता है, ताकि उसके अंदर वो जो एक अदम इत्मीनान की जो चीज़ है वो पैदा ना हो सके। व्हेन दे एनकाउंटर एन इनकन्सिस्टेंसी, इंडिविजुअल विल डू समथिंग टू मेक कंसिस्टेंसी बाई आल्टरिंग द एटीट्यूड्स, यानी ये जो भी मैंने बात की, या वो एटीट्यूड को बदलेंगे या बिहेवियर को बदलेंगे, या फिर उस इनकन्सिस्टेंसी की कोई लॉजिक या वजह अपने आप को देंगे ताकि अपने आप को मुतमिन कर सकें। इसी से मतल्लका इसी कॉन्सेप्ट से एक थ्योरी है जी, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। कॉग्निटिव डिसोनेंस इज़ एनी इनकम्पैटिबिलिटी और इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड्स और बिटवीन द बिहेवियर एंड द एटीट्यूड्स, यानी दो मुख्तलिफ एटीट्यूड्स या एटीट्यूड और बिहेवियर के दरमियान जो अदम मुवाफ़क़त या अदम मुताबिकत जो पैदा होती है, उसे आप कॉग्निटिव डिसोनेंस का नाम देते हैं। द थ्योरी आर्ग्यूड दैट इनकन्सिस्टेंसी इज़ अनकम्फर्टेबल, यानी थ्योरी ये कहती है कि इनकन्सिस्टेंसी जो है अनकम्फर्टेबल होती है, एंड दैट इंडिविजुअल्स विल ट्राई टू रिड्यूस दैट डिस्कम्फर्ट एंड दस डिसोनेंस, कि उसने किसी न किसी तरीके से इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो करने का तरीका वही है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, या वो एटीट्यूड को बदलेगा, या वो बिहेवियर को बदलेगा, या कोई ना कोई रैशनल डिफ़ाइन करेगा ताकि अपनी उस डिसोनेंस को ख़त्म कर सके। तो जिस तरह एग्जांपल मैंने आपको वो सिगरेट की थी, हाउ हार्ड वील ट्राई टू रिड्यूस डिसोनेंस इज़ डिटरमिन्ड बाई थ्री थिंग्स। अब ये कि कितनी ज़्यादा आपके अंदर एक जज्बा या शौक़ या एक जो है वो चीज़ पैदा होती है कि आपने उस डिसोनेंस को ज़रूर दूर करना है, उसकी जो है इसका डिटर्मिनेशन तीन चीज़ों से होती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैक्टर्स क्रिएटिंग द डिसोनेंस, कि जो आपके अंदर डिसोनेंस पैदा कर रहे हैं फैक्टर्स, उनकी अहमियत आपके लिए कितनी है। मसलन एक पर्सन है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिससेटिस्फाइड है, इस वजह से डिससेटिस्फाइड हो गया है जी कि वो समझता है कि उसकी सैलरी जो है वो कम है। अब सैलरी उसकी कम होने का, वो पहले भी जॉब पे काम कर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा था, पहले उसको इस तरह का कभी महसूस नहीं हुआ। अच्छा, उसने महसूस होने की वजह क्या हुई, क्यों उसको ये लगा कि उसकी सैलरी कम है? उसका जो कोई दोस्त है, उसकी किसी कंपीटिंग ऑर्गेनाइजेशन में उसी तरह की पोस्ट के ऊपर काम कर रहा था, उसने देखा कि उसकी सैलरी ज़्यादा है, इसकी सैलरी कम है, तो ये एक डिसोनेंस आई। इसी अब एक पर्सन है, वो जो है सैलरी उसको इस वजह से महसूस हुआ कि उसकी सैलरी कम है कि उसके कोई मसाइल घरेलू ऐसे हैं, उसके ऊपर जो है वो दूसरे कोई बहन भाइयों की, वालदैन की ज़िम्मेदारियां हैं, वो उनको सरअंजाम नहीं कर पा रहा। तो अब उसके अंदर भी डिसोनेंस एक पैदा हुई। अब उसका जब डिसोनेंस पैदा हुई तो उसके जो रवैये हैं, ऑन द जॉब एटीट्यूड्स हैं, उनमें फ़र्क आना जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं जी इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्टर्स क्रिएटिंग द डिसोनेंस। जो फैक्टर्स डिसोनेंस पैदा कर रहे हैं उनकी अहमियत उसके लिए कितनी है ना। अब मसलन एक पर्सन जिसकी मजबूरी है कि उसकी सैलरी जो उसको कोई मसाइल या उसकी किसी को, मसलन बाज़ का कोई बंदा है तो उसके वालदैन में से किसी की जो है वो सेहत ख़राब हो गई, तो उसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो उसकी कोशिश होगी कि मैं कोई ऐसी जॉब सर्च करूं जिसमें मुझे ज़्यादा पैसे जो हैं वो मिल सकें। सो जितनी ज़्यादा वो अहमियत उस फैक्टर की किसी पर्सन को ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा जो है वो उसके अंदर उस डिसोनेंस को ख़त्म करने की कोशिश भी वो ज़्यादा करेगा। जितनी कम होगी अहमियत उतनी वो कम करेगा। दूसरे नंबर पे ये होता है डिग्री ऑफ द इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल बिलीव्स ही और शी हैज़ ओवर दोज फैक्टर्स। उसका कंट्रोल कितना है कि आया वो उस डिसोनेंस को ख़त्म कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कोई पर्सन ये महसूस करता है जी कि उसका तो कंट्रोल नहीं है इन फैक्टर्स के ऊपर जो कि डिसोनेंस पैदा कर रहे हैं, तो वो महसूस करता है वो उनको रिमूव नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर डिसोनेंस को ख़त्म करने की कोशिश भी कम करेगा। अगर वो समझता है कि ये इसके कंट्रोल में है तो इसको ख़त्म करने की कोशिश ज़्यादा करेगा। एंड द रिवॉर्ड्स दैट मे बी इन्वॉल्व इन डिसोनेंस, या फिर होता है जी रिवार्ड्स जो हैं ये भी फिर डिसोनेंस को ख़त्म करते हैं। बाज़ का दिया किसी पर्सन के अंदर कोई कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा हुई, लेकिन रिवार्ड्स के ज़रिए उसको ख़त्म किया जा सकता है। मसलन एक पर्सन है, वो ये समझता है जी कि वो उसके जहन में यही बात कि जी वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा वक्त काम करवाया जा रहा है या उसकी जॉब ज़्यादा हेक्टिक है। अब ये इसके अंदर एक डिसोनेंस तो पैदा हुई, लेकिन रिवॉर्ड्स के साथ आप उसकी डिसोनेंस को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब अगर आप ज़्यादा रिवॉर्ड करते हैं, एक पर्सन डिससेटिस्फाइड फील कर रहा है, डिसोनेंट फील कर रहा है, आप उसकी अगर वो जिस वजह से कर रहा है आप उसका मुआवजा उसको बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, उसकी डिसोनेंस रिमूव हो जाएगी।
अब जो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, ये मैनेजर्स के लिए असल में समझने वाली बातें हैं। सो यू पीपल आर गोइंग टू बी मैनेजर वन डे, तो इसलिए आपके लिए भी ये समझने वाली इस जगह पे अहम है। सारी डिस्कशन में मैनेजर्स के लिए इसमें इम्प्लीकेशंस हैं। मैनेजर्स के लिए ये चीज़ें हैं कि उन्होंने लोगों के एटीट्यूड्स को समझना है, लोगों के बिहेवियर्स, उनके बिलीव्स और उनकी जो एटीट्यूड्स जो हैं वो किस तरीके से वो जॉब के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस को असरअंदाज करते हैं, किस तरीके से उनके अंदर डिज़ोनेंस पैदा होती है, उनको किस तरीके से उन्होंने रिमूव करना है ताकि कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो उसको अचीव किया जा सके। तो ये बड़ा ही दिलचस्प ये टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।